Good evening, students. So, this is our lecture number 48 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया था सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 पर. ठीक है, सबसेक्शन 4 पर कंक्लूड करने का रीजनिंग ये था कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको एक अलग लेक्चर में ही कंप्लीट करें तो दैट वुड मेक मोर सेंस. ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं कि हमने सबसेक्शन 4 तक क्या पढ़ा था. सो बेसिकली सेक्शन 173 विच टॉक्स अबाउट रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इट सेज कि जब आप डेफिशिएंट एविडेंस पाओ दैट इज अंडर सेक्शन 169, या फिर अगर आपको सफिशिएंट एविडेंस मिले दैट इज अंडर सेक्शन 170, तो आप एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे मैजिस्ट्रेट को. सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हो चैप्टर 12 के अंदर, उसको बिना किसी अननेसेसरी डीले, अनरीजनेबल या फिर अनड्यू डीले के कंप्लीट करो. इट इज जस्ट अ मेयर डायरेक्शन. 1A कहता है कि अगर रेप या फिर एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ रेप का आप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपकी इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट हो जाए. प्राइमा फेसाई ये जो सबसेक्शन है, इट सीम्स कि यहाँ पर ये मैंडेटरी इन कैरेक्टर है, मैंडेटरी इन नेचर है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है, बिकॉज पुलिस ऑफिसर को किसी भी प्रकार के रेपरकशन नहीं फेस करने पड़ते अगर वो 2 महीने में रेप या फिर एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रेप की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको कंक्लूड नहीं कर पाता है, तो उसको किसी प्रकार के रेपरकशन फेस नहीं करने पड़ते, जैसे कि एक्यूज को फ्री कर दिया या इन्वेस्टिगेशन रोक दिया जाए. ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है. इसी से हमने ये कंक्लूड किया कि 1A इज अगेन डायरेक्टरी इन नेचर एंड नॉट मैंडेटरी. क्लियर है आपको 1A तक? फिर हमने सबसेक्शन 2 में ये पढ़ा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी पुलिस रिपोर्ट में. पहला, नेम ऑफ द पार्टीज, देन नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, वेदर कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, नेम ऑफ द पर्सन्स हु अपीयर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, whether any offense appears to have been committed and if so by whom, whether the accused has been arrested, whether he has been released on his bond and if so whether with or without sureties, whether he has been forwarded in custody under section 170. इन सब चीज़ों को हमने कवर किया था. along with that हमें section 164A की जो विक्टिम की मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट होती है उसको भी सबमिट करना पड़ता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था अच्छे से. फिर जो आपका सेकेंड पार्ट है 1A का, इट सेज, सॉरी सबसेक्शन 2 का, इट सेज कि अगर पुलिस ऑफिसर जो हैं उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि डेफिशिएंट एविडेंस मिला या फिर सफिशिएंट एविडेंस भी मिला हो, ठीक है, और वो क्लोजर रिपोर्ट या फिर चार्जशीट सबमिट करते हैं, मैजिस्ट्रेट जो है वो क्लोजर रिपोर्ट या फिर चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर देते हैं. तो यहां पर जो इंफॉर्मेंट होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि ही कैन फाइल अ प्रोटेस्ट पिटिशन. प्रोटेस्ट पिटिशन वो लॉन्च कर सकता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था इसके अंदर, सेकंड के अंदर. फिर हम आए सबसेक्शन 3 पर. यहां पर क्या बोलता है कि अगर 157 के प्रोसीजर से कंप्लाई करते हुए पुलिस ऑफिसर ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो 158 के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द मैजिस्ट्रेट, जहां पर एक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. अगर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो जो चार्जशीट या फिर क्लोजर रिपोर्ट होगी वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर ही सबमिट करेंगे. ठीक है, और जब तक मैजिस्ट्रेट ट्रायल शुरू नहीं कर देते हैं तब तक वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे मैटर में. ठीक है, आज फर्दर इन्वेस्टिगेशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर एक्यूज जो है उसको बॉन्ड या फिर बेल पर रिलीज कर दिया गया है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो बॉन्ड को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं. ये उनकी डिस्क्रिशन है कि ही कैन डिस्चार्ज द बॉन्ड, और अदरवाइज मतलब अगर जो एक्यूज्ड है ही इज कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड, तो क्या जरूरत है डिस्चार्ज करने की, उसकी लिबर्टी उसको दे के रखो. अगर वो ट्रायल या फिर इंक्वायरी के टाइम फ्रेम पर अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर रहा है तो वहां पर उसको अगेन अरेस्ट करने की क्या जरूरत है. हमें याद है ना ये चीज, हमने ये पढ़ा था कि अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी आफ्टर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट. ठीक है, द अरेस्ट शुड नॉट बी ऑटोमेटिक. अब आते हैं सबसेक्शन 5 पर. इट सेज when such report is in respect of a case to which section 170 applies. अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 173. इट सेज when such report is in respect of a case to which section 170 applies. बेसिकली यहां पर सफिशिएंट एविडेंस की बात हो रही है. ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया एंड ही फाउंड सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, तो यहां पर सबसेक्शन 5 विल अप्लाई.
इट सेज अगर चार्जशीट सबमिट हो रही है बेस्ड ऑन द ग्राउंड कि पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 170 में सफिशिएंट एविडेंस मिला, तो अलॉन्ग विद द चार्जशीट द पुलिस ऑफिसर हैज टू मैंडेटरली फॉरवर्ड दीज डॉक्यूमेंट एज वेल. इट सेज द पुलिस ऑफिसर शैल, देखिए मैंडेटरी है, फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट. रिपोर्ट यहां पे क्या है, बेसिकली आपकी चार्जशीट. ठीक है, कि चार्जशीट के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करने पड़ेंगे. आइए देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स हैं. ऑल डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. ऑल डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई. ठीक है, ए ये कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल प्रोसिक्यूशन जिन जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाय करेगा, वो बोलेगा कि देखिए इस डॉक्यूमेंट को हम एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को पुलिस ऑफिसर को फॉरवर्ड करना पड़ेगा टू द मैजिस्ट्रेट अदर देन दोज डॉक्यूमेंट्स जो कि मैजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पहले ही भेज दी गई है. मतलब जो पहले भेज दी गई है उनको दोबारा भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है. ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आप रिलाय करना चाहते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सॉरी जिन पे प्रोसिक्यूशन रिलाय करेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, ठीक है, और उसको प्रूव करेगा कि ये एविडेंस है अगेंस्ट द एक्यूज्ड, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करने पड़ेंगे. दिस इज व्हाट ए इज सेइंग. जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपको याद होगा सेक्शन 293 क्या कहता है, रिपोर्ट ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्ट्स. ठीक है, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट होती है, जैसे जो होता है ना फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आती है कि फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, डीएनए रिपोर्ट्स आती है जो साइंटिफिक एक्सपर्ट की होती हैं. ये सारे रिपोर्ट्स भी इसी में सबमिट किए जाते हैं ए में. अदर देन दोज लाइक आपका जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो एक्यूज्ड का होता है वो सबमिट की जाती है. सेक्शन 54 के अंदर एक्यूज्ड का जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है. ये आपको मैंने पढ़ाया था बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और डिटेल मैनर में. ठीक है, कि जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे क्या होता है. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे. मतलब ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड नहीं किए गए हैं, जिन पर प्रोसिक्यूशन रिलाय करेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल बेस्ड ऑन विच दे विल प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन को भेजने पड़ेंगे टू द मैजिस्ट्रेट, फॉरवर्ड करने पड़ेंगे. बी क्या कहता है, द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ ऑल द पर्सन्स हुम द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू एग्जामिन एज इट विटनेसेस. अब ये ध्यान समझिएगा, अब ना इसको थोड़ा अलग से समझते हैं. यहां पर ये क्या बोलता है, यहां पर ये बोलता है कि पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 161 के अंदर जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है उन सारे स्टेटमेंट को आपको मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना है. बेसिकली मैं आपको बताता हूं होता क्या है कि सेक्शन 160 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किसी भी इंसान को हु अपीयर टू देम इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं. एंड पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद 161 के अंदर उस इंसान की एग्जामिनेशन की जाती है. अब ये ज़रूरी तो है नहीं कि जितने भी विटनेसेस को 160 के अंदर समन किया जा रहा है वो कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही दें. ठीक है, लेकिन जो भी विटनेस कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है उसको एग्जामिनेशन करने के बाद, बेसिकली पूछताछ करने के बाद राइटिंग फॉर्मेट में रिड्यूस कर देती है पुलिस ऑफिसर. ठीक है, उसको राइटिंग फॉर्मेट में रिड्यूस किया जाता है बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 161. ये आपको क्लियर है. तो बेसिकली जो आपका बी पार्ट है 175 सबसेक्शन 5 बी का, ठीक है, ये यही कहता है कि आपने जितने भी स्टेटमेंट्स को राइटिंग फॉर्मेट में रिड्यूस किया है वो आपको मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करने पड़ेंगे. ठीक है, अच्छा अब आप बोलेंगे कि सेक्शन 162 तो ये कहता था, सेक्शन 162 तो ये कहता था कि सेक्शन 161 हटाइए ना, इसको भी ले ही लेते हैं. 161 एंड अलॉन्ग विद दैट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 161 के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के टाइम फ्रेम में पुलिस ऑफिसर जितने भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं उनकी ना कोई एविडेंशियरी वैल्यू होती है. ठीक है, मतलब एविडेंशियरी वैल्यू किसके लिए नहीं होती है, प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं होती है. प्रोसिक्यूशन इन स्टेटमेंट्स को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल किसी भी प्रकार से यूज नहीं कर सकता एक्यूज्ड का एक्यूजेशन को प्रूव करने के लिए. ठीक है, ना ही इन स्टेटमेंट्स पर साइन लिया जाता है. ये हमने पढ़ा था ना 162 के अंदर, आपको याद होगा
कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर जितने भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे ना उन पे सिग्नेचर लिया जाएगा, ना ही उन स्टेटमेंट्स को जिनको डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में किया गया है, जिनको डॉक्यूमेंटेड किया गया है, ठीक है, जिनको डॉक्यूमेंटेड किया गया है, ना ही उन स्टेटमेंट्स की ना उन स्टेटमेंट्स पर प्रोसिक्यूशन रिलाई करेगा एक्यूज्ड के एक्यूजेशन को प्रूव करने के लिए। मैंने आपको इसकी रीजनिंग दी थी 162 के अंदर, आप उसको रेफर कर सकते हैं, बस मैं आपको बता रहा हूं ऊपर ऊपर से, ठीक है। अगेन नाउ अब आप सोचेंगे कि यार जब इन स्टेटमेंट्स की किसी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है तो ये स्टेटमेंट्स आखिर हम लोग एक्यूज्ड को फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं? इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। आई एम सॉरी, मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं? मतलब यहां पे ये क्यों कह रहा है कि सेक्शन 161 की जो स्टेटमेंट्स है जिनकी किसी भी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, ठीक है, हम उसको मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं? इट्स नॉट मेकिंग सेंस, ठीक है। अभी बस इतना समझ लीजिए, आगे मैं आपको समझाता हूं, अभी आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो सब सेक्शन 5 कहता है व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट। यानी चार्जशीट के साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रोसिक्यूशन एज एन एविडेंस यूज करेगा, ठीक है, उन सारी चीजों को आप मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करोगे। अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 161 के अंदर आपने जितने भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया है वो भी आप मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करोगे। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इनको फॉरवर्ड करने का रीजनिंग यहां पर ये है कि हो सकता है जिनकी स्टेटमेंट्स को पुलिस ऑफिसर ने राइटिंग में रिड्यूस किया हो वो प्रोसिक्यूशन विटनेस हो। प्रोसिक्यूशन विटनेस हो मतलब क्या? कि उन लोगों को जिनके विटनेसेस को जिनके स्टेटमेंट्स को पुलिस ऑफिसर ने राइटिंग में रिड्यूस किया था उनको वो ट्रायल के टाइम पे एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रेजेंट करें, ठीक है। तो जिनको भी पुलिस ऑफिसर जिनको भी प्रोसिक्यूशन ट्रायल के टाइम पर एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रेजेंट करेगा, उनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया है 161 के अंदर, दैट वुड बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब आइए सेक्शन 6 पे। इट सेज इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है, any part of any such statement is not relevant to the subject matter of the proceedings or that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice and is inexpedient in the public interest, he shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reasons for making such request, ठीक है। अब सबसेक्शन 6 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो भी डॉक्यूमेंट्स सबसेक्शन 5 के अंदर मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ना वो उन स्टेटमेंट्स के नीचे लिख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये रेलेवेंट नहीं है तो आप इसको रेफर मत करिएगा, पहले तो ये लिख सकते हैं। या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि जो ये डॉक्यूमेंट्स है ना इनको एक्यूज को दिखाइएगा मत, मतलब जो स्टेटमेंट्स है ना ये एक्यूज तक नहीं पहुंचने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक्यूज के किसी रिलेटिव ने ही मान लीजिए बयान दिया हो, ठीक है, और एक्यूज जो है वो भी बेल पे बाहर है। अब उसको पता चल गया कि रिलेटिव ने बयान दिया था। अब सोचिए आगे सिचुएशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब क्या है ना, जो स्टेटमेंट्स रहता है उसके नीचे मतलब नोट लगा देते हैं मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर, और उसमें लिखा रहता है कि प्लीज ये जो स्टेटमेंट है ना इसको फॉरवर्ड मत करिएगा टू द एक्यूज्ड। अब ये क्या मैं बात कर रहा हूं, एक्यूज को फॉरवर्ड मत करिएगा, ये मत करिएगा, वो मत करिएगा। आइए अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग सेक्शन 207 को रेफर करते हैं, ठीक है। पहले एक बार सेक्शन 207 और 208 पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सेक्शन 207 इज रिलेटेड टू सेक्शन 173 सबसेक्शन 5। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या बोल रहा है। सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो एक्यूज्ड होता है उसको पुलिस रिपोर्ट के साथ साथ और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फॉर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एसेंशियल टू बी शोन टू द एक्यूज्ड, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक्यूज्ड को फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, अगर पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है, द मैजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले फर्निश टू द एक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग: the police report, the first information report recorded under section 154, the statements recorded under subsection 3 or section 161 of all persons whom the prosecution proposes to examine as its witnesses, excluding therefrom any part
in regard to which a request for such exclusion has been made by the police officer under subsection 6 of section 173, the confessions and statements, if any, recorded under section 164, any other document or relevant extract thereof forwarded to the magistrate with the police report under subsection 5 of section 173. अब सेक्शन 207 क्या बोलता है? ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक्यूज को क्यों भेजा जा रहा है सारा का सारा रिपोर्ट. देखिए ध्यान से चीजों को समझिए. अगर एक्यूज को रिपोर्ट्स हम नहीं भेजेंगे सारे के सारे, जैसे कि एफआईआर की कॉपी नहीं भेजेंगे, या फिर जो भी स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस है उनको नहीं भेजेंगे जिनको प्रोसिक्यूशन एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोड्यूस करेगा ट्रायल के टाइम पे. ठीक है, तो एक्यूज अपना डिफेंस कैसे तैयार करेगा? हाउ कम the accused will prepare his defense without knowing the evidences against him. देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक्यूज्ड को ऐसा लग रहा है कि उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो की गई वो की गई अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए. इट्स नॉट ऑटोमेटिक ट्रांसमिटेड मशीन, इट्स अटेम्प्ट टू मर्डर. ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए इन्वेस्टिगेशन किया गया एंड बेस्ड ऑन दैट चार्जशीट भी सबमिट हुई. अब एक्यूज को क्या लग रहा था कि भाई मैंने तो ग्रीवियस हर्ट किया था जिसके बेसिस पे मुझे अरेस्ट किया गया या फिर मेरे अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हुआ. अब जब एक्यूज को पता ही नहीं होगा कि उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन किस ऑफेंस के लिए किया गया है, तो वो अपना डिफेंस कैसे बनाएगा? ठीक है, सो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि एक्यूज्ड को जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे फॉरवर्ड किया जाए ऑन विच द प्रोसिक्यूशन इज रिलाइंग अपॉन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल. ठीक है, ताकि जो एक्यूज्ड है वो अपना डिफेंस तैयार कर सके. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना? मैं आपको फिर से समझाता हूं इसमें क्या कहना चाहता है. ये सेक्शन 207 क्या कहता है? इट सेज कि जो एक्यूज्ड है, अब बेसिकली 173 सबसेक्शन 5 के अंदर, 173 सबसेक्शन 5 के अंदर मैजिस्ट्रेट को कॉपीज फॉरवर्ड की जाती हैं डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपकी सेक्शन 161 की जो स्टेटमेंट्स है ये मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की जाती हैं. क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, फिर जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी एक्यूज्ड को भेजते हैं. एक्यूज्ड को भेजने का पर्पस क्या है? ताकि एक्यूज्ड जो है वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके. क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, अब देखिए जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या क्या मतलब फॉरवर्ड करेंगे एक्यूज्ड को अगर उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है ऑन अ पुलिस रिपोर्ट दैट इज ऑन अ चार्जशीट. द मैजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले फर्निश टू द एक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग. पुलिस रिपोर्ट दैट इज चार्जशीट उसको भेजेंगे, उसकी कॉपी भेजेंगे. सेकंड, एफआईआर की एक कॉपी जाएगी एक्यूज्ड को. आपको याद होगा जब एफआईआर रजिस्टर होता था तो कॉपी इन्फॉर्मेंट को दी जाती थी, एक्यूज्ड को नहीं दी जाती थी. तो ये मत सोचेगा कि वहां तो जाती ही थी, ऐसा नहीं है. एफआईआर की कॉपी भेजी जाएगी. ठीक है, क्योंकि अगेन मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था कि एफआईआर की एक एविडेंशियरी वैल्यू होती है क्योंकि वो प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर लॉन्च किया जाता है. इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है जिन पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करे एक्यूज्ड को फ्रेम करने के लिए. लेकिन प्री इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर तो प्रोसिक्यूशन रिलाई कर सकता है ना. तो एफआईआर जो होता है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, मैंने आपको पढ़ाया था पहले. थर्ड, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं अंडर सबसेक्शन 3 और सेक्शन 161 ऑफ ऑल पर्संस whom द प्रोसिक्यूशन proposes टू एग्जामिन एज इट्स विटनेसेस, मतलब जितने भी स्टेटमेंट्स को 161 सबसेक्शन 3 के अंदर रिकॉर्ड किया गया जिनको फॉरवर्ड किया गया मैजिस्ट्रेट को बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 173 सबसेक्शन 5, बेसिकली उन लोगों के स्टेटमेंट्स जिनको जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रेजेंट करेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ताकि उनका एग्जामिनेशन कर सके. ठीक है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग देयर फ्रॉम, और उसमें से वो पार्ट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिसके लिए स्पेशली पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट की हो कि ये पार्ट प्लीज आप हटा दीजिएगा क्योंकि इसका डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है. क्लियर है आपको? फिर उसके बाद जो भी कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए अंडर सेक्शन 164 बाय द मैजिस्ट्रेट ये भी आपको भेजने पड़ेगा, इसका भी आपको कॉपी फॉरवर्ड करना पड़ेगा एक्यूज्ड को. और साथ ही साथ लास्ट आपको कहता है, जो फिफ्थ पार्ट है ये कहता है कोई भी अदर डॉक्यूमेंट और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 173. बेसिकली सबसेक्शन 5A के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसकी भी कॉपी आपको एक्यूज्ड को भेजनी पड़ेगी. मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूं. बेसिकली कहना क्या चाहता है सेक्शन 207 कि
जितने भी डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किए जाते हैं अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 5, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज्ड को अगेन फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब उसकी कॉपी एक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर देते हैं। इसका रीजनिंग क्या है, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है? रीजनिंग ये है कि जब एक्यूज्ड को पता ही नहीं होगा कि उसके अगेंस्ट में क्या क्या एविडेंसेस फर्निश किए जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में किस चार्ज पर ट्रायल चलाया जा रहा है, तो वो अपना डिफेंस कैसे प्रिपेयर करेगा? तो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, it is a principle of natural justice that the accused must be acquainted with the fact कि उसके अगेंस्ट में कौन कौन से एविडेंसेस को प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में किन किन विटनेसेस को बुलाया जाएगा, ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। अब उसको अगर ये सब बातें पता ही नहीं होंगी तो वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? क्लियर आपको? एंड ही इज स्टिल एन एक्यूज्ड, वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, उसको नेगेटिव निगाहों से आप मत देखिए, वो अभी भी एक्यूज्ड है, ठीक है? उसके पास भी राइट्स हैं, वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा अगर उसको पता ही ना हो कि उसके अगेंस्ट में केस क्या है? ठीक है, प्रोवाइजो पे आते हैं। Provided that the magistrate may, after perusing any such part of a statement as is referred to in clause 3 and considering the reasons given by the police officer for the request, direct that a copy of that part of the statement or of such portion thereof as the magistrate thinks proper shall be furnished to the accused. Provided further that if the magistrate is satisfied that any document referred to in clause 5 is voluminous, he shall, instead of furnishing the accused with a copy thereof, direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through pleader in court. Basically यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है मैं बताता हूँ। हमने ये पढ़ा था ना सबसेक्शन 6 के अंदर अभी थोड़ी देर पहले कि पुलिस ऑफिसर अगर चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर स्टेटमेंट्स फॉरवर्ड कर रहे हैं मजिस्ट्रेट को, उसके नीचे एक नोट लगा सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको एक्यूज को मत दिखाइएगा, डिस्क्लोज मत करिएगा। बट क्या मजिस्ट्रेट उससे बाध्य है? क्या मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट से बाउंड है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो स्टेटमेंट जिसके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया बाय द पुलिस ऑफिसर टू नॉट टू बी डिस्क्लोज, वो चाहे तो उन स्टेटमेंट्स को भी डिस्क्लोज कर सकते हैं टू द एक्यूज्ड, ठीक है? एंड अलॉन्ग विद दैट प्रोवाइजो ये कहता है, सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है कि जो चार्जशीट है अगर वो वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा है, आपको शायद पता नहीं होगा चार्जशीट कई बार 2-2 हज़ार पेज के भी फाइल होते हैं, ठीक है? तो ऐसा मत समझिएगा जज बनने के बाद आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जज बनने के बाद आपकी पढ़ाई असली शुरू होगी, ये तो कुछ नहीं है। जज बनने के बाद आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है, ठीक है? तो जो आपकी चार्जशीट है अगर वो वॉल्यूमिनस है तो उसकी कॉपी नहीं भेजी जाएगी। अब इतना पैसा नहीं है, बेसिकली पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो उनकी कॉपी करा के एक्यूज को फॉरवर्ड करे, ठीक है? अभी वैसे इसको चेंज कर दिया गया है, अब ना PDF फॉर्मेट में भेज दिया जाता है BNSS के अंदर। पढ़ेंगे BNSS के प्रोविजन को तो समझ जाएंगे, ठीक है? तो वहाँ पर वो उसको पर्सनली इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी को नहीं भेजा जाएगा। क्लियर है आपको? या फिर कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चल रहा होगा उस टाइम पे उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। ये दोनों ही चीज़ एक्यूज के पास ये प्रेरोगेटिव अवेलेबल है, ठीक है? अगर वॉल्यूमिनस में है, जो चार्जशीट है बहुत बड़ी है। यहाँ तक वो क्लियर है? दोनों प्रोवाइजो क्लियर है ना? फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि जिसके लिए रिक्वेस्ट किया है पुलिस ऑफिसर ने, उन रिक्वेस्ट से मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है, वो उन पार्ट्स को भी एक्यूज को डिस्क्लोज कर सकता है। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि अगर वॉल्यूमिनस है तो वॉल्यूमिनस होने की वजह से जो चार्जशीट है उसकी कॉपी नहीं भेजी जाएगी, रेदर देन एक्यूज को इनेबल कर दिया जाएगा कि वो खुद आके उस चार्जशीट को इंस्पेक्ट कर सकता है और कोर्ट ट्रायल के टाइम पे भी इंस्पेक्ट कर सकता है। क्लियर है आपको ये चीज़ें? आई गेस आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। 207, ठीक है? तो सबसेक्शन 6 यही कहता है, इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है? ये समझ ही गए होंगे आप लोग। तो वो एक्सक्लूड करने के लिए एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को कि ये सब आप एक्यूज को डिस्क्लोज मत करिएगा। सबसेक्शन 7, where the police officer investigating the case finds it convenient so to do, he may furnish to the accused copies of all or any of the documents referred to in subsection 5. Basically, subsection 5 के अंदर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट को भेजने पड़ते हैं, ठीक है? और बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 207 मजिस्ट्रेट उन कॉपीज को जो भी मतलब भेजा गया डॉक्यूमेंट टू द मजिस्ट्रेट, उनकी एक कॉपी बना के उसको अगेन फॉरवर्ड करते हैं एक्यूज्ड को बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 207, ठीक है? सबसेक्शन 7 ये कहता है कि आप मजिस्ट्रेट को चलिए फॉरवर्ड कर दीजिए अंडर सबसेक्शन 5, लेकिन अगर आप चाहें तो उसकी कॉपी आप खुद भी भेज सकते हैं। मजिस्ट्रेट के ऊपर आप बोझ मत डालिए, जो मजिस्ट्रेट है उस पर आप किसी भी प्रकार का बोझ मत डालिए, आप खुद ही सबसेक्शन 7 के वर्च्यू से उन सारे कॉपीज को खुद ही भेज दीजिए टू द एक्यूज्ड। क्लियर है आपको? ताकि मजिस्ट्रेट को सेक्शन 207 पे ना जाना पड़े। अब आते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे। सबसेक्शन 8, it says nothing in this section shall be deemed to preclude
Further investigation in respect of an offence after a report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate, and whereupon such investigation the officer in charge of the police station obtains further evidence, oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed, and the provision of subsection 2 to 6 shall, as far as may be, apply in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under subsection 2. थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर डिराइव करते हैं फ्रॉम सेक्शन 173 सबसेक्शन 8। दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। सबसेक्शन 8 जो है ये एक सेविंग क्लॉज के फॉर्म में, मतलब कि ये पुलिस ऑफिसर के फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर है उसको सेव कर रहा है, बचा रहा है। मतलब आप करिए, बता नहीं रहा है कि आप कर सकते, सेव कर रहा है। जो पुलिस ऑफिसर की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, दे डिराइव इट फ्रॉम सेक्शन 2H। मैं आपको बताता हूं, फिर से कहानी एक बार सुन लीजिए, मैंने पहले बताई, दोबारा बता दे रहा, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि सपोज यहां पर पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ठीक है। सेक्शन 154 के अंदर उनको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी और चार्जशीट सबमिट कर दी अंडर सेक्शन 173, ठीक है। जैसे ही चार्जशीट सबमिट हो जाती है, इंक्वायरी शुरू हो जाती है। इंक्वायरी कौन करता है? मैजिस्ट्रेट, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2G। इंक्वायरी जैसे ही खत्म होती है, जैसे इंक्वायरी खत्म होती है, सो विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो सेक्शन 2H है वो क्या कहता है? अगर आपको याद हो, मैंने सेक्शन 2H आपको पढ़ाया था। इट सेज इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग। इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। सेक्शन 2H सेज इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग, मतलब ये सारे के सारे प्रोसीडिंग इंक्लूड करता है अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पस क्या होता है? अगेन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो जो पुलिस ऑफिसर की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, दे डू नॉट डिराइव इट फ्रॉम सेक्शन 173 सबसेक्शन 8, रादर दे डिराइव इट फ्रॉम सेक्शन 2H, ठीक है। मैं लिख देता हूं, द पुलिस ऑफिसर डिराइव्स देयर पावर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सेक्शन 2H and section 173 subsection 8 is in a form of saving clause। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए, सेक्शन 2H कहता है कि जितने भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है CRPC के अंदर, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी या फिर किसी ऐसे इंसान के द्वारा किया जाएगा जिसको मजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया हो, ठीक है। ये आपको क्लियर है? हाँ, ये आपको क्लियर है ना? तो जो आपका सेक्शन 2H है, जो ये कहता है इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग में आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कब तक चल सकता है? तो फॉर दैट यू हैव टू रेफर टू सेक्शन 2G which is related to inquiry. It says inquiry means every inquiry other than a trial, which signifies that inquiry and trial are mutually exclusive, ठीक है। दे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जब इंक्वायरी खत्म होगा तब ट्रायल शुरू होगा। इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो ओवरलैप नहीं कर सकते, दे कैन नॉट ओवरलैप। इसका मतलब क्या है कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, वो चार्जशीट से शुरू होगी और वो इंक्वायरी के एंड होने तक चलेगी, मतलब तब तक चल सकती है। और जैसे ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाता है, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट की जाती है, ठीक है। और जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट की जाती है उसमें सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 6 तक के जितने भी मतलब प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज हैं वो सारे के सारे अप्लाई करते हैं। ये आपको क्लियर है? मैं फिर से बता रहा कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट एंड इट मस्ट हैव टू एंड बिफोर द ट्रायल कमेंसेस, दैट इज बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। और जब
फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। एंड अगेन सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 6 की जो प्रोसीजर फॉर्मेलिटी है वो सारी की सारी अप्लाई होंगी। दैट इज दोज डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद उन्होंने जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं दैट शुड अगेन बी फॉरवर्डेड टू द एक्यूज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 6, by virtue of subsection 6, I'm so sorry, subsection 7 actually, by virtue of subsection 7 पुलिस ऑफिसर जो भी मतलब उन्होंने फर्दर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, वो एक्यूज्ड को उसकी कॉपी खुद ही भेज सकते हैं। क्लियर है आपको? मतलब जितनी भी बाकी की प्रोसीजर फॉर्मेलिटी होगी इट विल बी अप्लाइड सबसेक्शन 2 से लेके सबसेक्शन 6 तक। इज इट क्लियर? क्लियर है ना क्या होता है ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाला सिचुएशन? मैं फिर से पढ़ के आपको बता दे रहा हूं, फिर इससे रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे हम लोग। It says, हाँ, nothing in this section shall be deemed to preclude. It does not preclude, मतलब again it's a saving clause. जो term preclude है ना, it is referring towards this, that this subsection is a saving clause. It is not giving the power of further investigation to the police officer. जो power है further investigation की, वो police officer section 2H से derive करते हैं। In respect of an offence after report under subsection 2 has been forwarded to the magistrate and whereupon such investigation, अब देखिए further investigation कब शुरू होगा? जब चार्जशीट सबमिट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री ही शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 to 6 शैल एज फार एज मे बी अप्लाई इन रिलेशन टू सच रिपोर्ट और रिपोर्ट्स एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सबसेक्शन 2। यहां तक आपको क्लियर है? मैंने ये सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉस पढ़ते हैं, ठीक है। पहले आपका केस आता है वीनू भाई हरि भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इट वॉज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट अंडर आर्टिकल 21 अ फेयर ट्रायल इज इम्प्लिसिट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अ फेयर एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी। If the judicial magistrate can order further investigation at the pre-cognizance stage, then on the same logic, further investigation can be ordered after the magistrate takes cognizance of a matter, but such order can only be made before the trial commences, that is before framing of charges. समझाता हूँ ये क्या बोल दिया, मतलब इस केस में मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए, जब पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसकी पावर वो डिराइव करते हैं सेक्शन 2H से, तो क्या उनको मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए? नहीं चाहिए। याद रखिएगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए। बस यहाँ पर जो एक प्रोसीजर फॉर्मेलिटी वो बस ये है कि इंक्वायरी के एंड होने से पहले आप अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिए कि इंक्वायरी के एंड होने से पहले आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या चार्जशीट या फिर क्लोजर रिपोर्ट के सबमिशन के बाद मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकते हैं? द आंसर इज यस। पुलिस ऑफिसर अपने डिस्क्रिशन पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। Along with that, the magistrate can also order further investigation by virtue of section 156 subsection 3। आपको याद है ना, मैंने पढ़ाया था कि अगर 154 सबसेक्शन 1 के अंदर पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च करने से मना कर दे तो आपके पास एक रेमेडी है 154 सबसेक्शन 3 के अंदर कि आप लोकल एसपी को अप्रोच कर सकते हो। लोकल एसपी मना कर दे तो आप 156 सबसेक्शन 3 के अंदर मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट को। वो भी मना कर दे तो 200 के अंदर कंप्लेंट प्रोसीडिंग आप लॉन्च कर सकते हो बिफोर द मजिस्ट्रेट। वो भी मना कर दे तो 482 के अंदर आप हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करवा सकते हो, ठीक है। तो 156 सबसेक्शन 3 के अंदर जब मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन करने देने की पावर है, मतलब प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर अगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकते हैं तो ही ऑल्सो होल्ड द पावर टू कॉल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। मतलब कि आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, चार्जशीट सबमिट हुआ, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको कवर करने की आवश्यकता है, तो मजिस्ट्रेट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्लियर हो गया आपको?
तो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 में इट इज इम्प्लिसिट कि एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैजिस्ट्रेट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकते हैं, सो द सेम मैजिस्ट्रेट होल्ड्स द पावर टू ऑर्डर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, ठीक है। बट अगेन जो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देंगे वो ट्रायल से पहले होना चाहिए, दैट इज बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट केस है देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस नारायण रेड्डी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, दैट द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन अ पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज if the cognizance was taken based on a complaint, that is under section 200 of CRPC. The magistrate can order investigation under section 202 but cannot order further investigation after taking cognizance. देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग होती है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग में मैजिस्ट्रेट के पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने का पावर नहीं है। उनके पास तो पहले से पावर है ना सेक्शन 202 के अंदर नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देने का। मैं आपको पढ़ाऊंगा जब कंप्लेंट प्रोसीडिंग, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो सेक्शन 202 के अंदर मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का तो ऑर्डर दे ही सकते हैं, तो वहां पर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का क्यों देना है ऑर्डर, ठीक है। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा, कंप्लेंट प्रोसीडिंग में चैप्टर 12 की जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है इट विल नॉट बी अप्लाइड, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग में मैजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। क्योंकि आपने कंप्लेंट प्रोसीडिंग लॉन्च की है, तो कंप्लेंट प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस इज डिफरेंट, तो आप 156 सबसेक्शन 3 के अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते इफ द प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट। क्लियर है आपको। और वीनू भाई हरिभाई में क्या कहा था कि पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में भी मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि ही कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है आपको। अब इसके बाद लास्ट ये कहता है, लास्ट जो आपका केस लॉ है आज का, वेदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज द सेम एज फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एकदम फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की तरह होता है? आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया। विपुल शीतल प्रसाद अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट द पर्पस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज टू ascertain whether the investigation was moving in the right direction or not. It is not same as fresh investigation which starts from scratch. ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सेम एज फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट भी कर सकते हैं। जितनी भी पावर उनके पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान होती है वो सारी की सारी पावर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी पुलिस ऑफिसर होल्ड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ही कैन इवन मेक एन अरेस्ट, ही कैन इवन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट अंडर 161, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पर एक चेक यही है कि जब आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट करनी पड़ेगी। आई होप आपको सारे एस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे। आई नो सेक्शन काफ़ी बड़ा हो गया 173, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सेक्शन और है 209, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। मैं आपको बता दे रहा, इसमें मैं डेल्व नहीं कर रहा। बेसिकली यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्सक्लूसिवली अथॉरिटी है उस केस को ट्राई करने की जिसकी कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट ने ली है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किए गए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ऑफ सेशन को फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। इस सेक्शन को पढ़ने का रीजनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पे क्या बोला है, when in a case instituted on a police report or otherwise the accused appears or is brought before the magistrate and appears to the magistrate that the offence is tribal by the court of session, he shall commit after complying with the provision section। एक सेकंड just give me a second। यहाँ पे एक्चुअली एक एरर मेरे को दिख रहा है, ठीक है। आप अपना बेरेट खोल लीजिएगा सेक्शन 209 में, ठीक है। 209 कहता है व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, आई एम सो सॉरी इट्स 208, आई एम सो सॉरी इट्स 208, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो मैंने आपको बात बोली ना 208 पे अप्लाई होगा, रुकिए मैं हटा दे रहा यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो 208 कहता है सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। बेसिकली
207 में मजिस्ट्रेट के पास जितनी भी डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 5, मजिस्ट्रेट उन डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड कर देता है एक्यूज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ताकि एक्यूज्ड अपना एक विगरस डिफेंस तैयार कर सके। 208 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट ने जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर कॉग्निजेंस लिया था, चार्जशीट के बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया था, वहां पर मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि यहां पर जो ये केस है, यहां पर जो ये केस है, इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो वो क्या करेंगे, 207 के अंदर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ही विल फॉरवर्ड दोज डॉक्यूमेंट्स टू द कोर्ट ऑफ सेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट इशूइंग प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 दैट द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, द मजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले फर्निश टू द एक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ए कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ठीक है, प्रोवाइड दैट इफ द अप्रोवाइजो पे आ जाइए, प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस। ये वही सब चीजें। देखिए इस सेक्शन को पढ़ाने का रीजनिंग क्या है मैं समझाता हूं। एक्चुअली यहां पर ना एक लेजिस्लेटिव एरर है, ठीक है, यहां पर एक लेजिस्लेटिव एरर है। यहां पे क्या कहता है, वेयर इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, मतलब पुलिस रिपोर्ट के अलावा अगर मजिस्ट्रेट ने किसी चीज पे कॉग्निजेंस लिया है, दैट इज अगर मजिस्ट्रेट ने सपोज कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया हो या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस लिया हो, ठीक है, और अगर इन ग्राउंड्स पर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है और मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि जिस मैटर का उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ऑफ सेशन को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। बट यहां पर कहता है वेयर इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, इट इज ए लेजिस्लेटिव एरर। ये ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा कहीं पे अपने बैरक में, ठीक है, बस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशन दिए हैं इस सेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज ए लेजिस्लेटिव एरर, यहां पर अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट के बजाय पुलिस रिपोर्ट एंड साथ में जो भी अदर ग्राउंड्स है जिन पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, दे ऑल आर इंक्लूडेड, ठीक है। कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट, एनी अदर इंफॉर्मेशन, दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 208। ये आप ध्यान रखिएगा, इट इज अ लेजिस्लेटिव एरर, ठीक है। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव एरर कैसे ढूंढा गया, क्योंकि हम लोग सीआरपीसी को एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देते हैं, और जो यहाँ पर सेक्शन 208 की लैंग्वेज है, ठीक है, जो सेक्शन 208 की लैंग्वेज है, ये जो सेक्शन का जो मतलब है उसको डिफीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने पर्पसिव इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया है, और जब कोर्ट ऑफ सेशन एक्सक्लूसिवली ट्रायल करेगा किसी मैटर का, तो वहाँ पर भी पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है और मजिस्ट्रेट को ये पता चलता है कि वो मैटर जो है इट इज़ एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहाँ पर वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कोर्ट ऑफ सेशन को फॉरवर्ड कर देगा। अब 209 से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 209 में कमिटमेंट होता है ऑफ द एक्यूज टू द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। डेल्व नहीं कर रहे हम लोग 208 टू 209 पे अच्छे से, बस मेरे को आपको ये बताना था कि देयर इज ए लेजिस्लेटिव एरर अंडर सेक्शन 208, ठीक है। इट इज नॉट अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, बट रैदर जो आपके 190 में जो कॉग्निजेंस लेने के जितने भी ग्राउंड्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं अंडर सेक्शन 208, ठीक है। तो आई होप आपको सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो गएंगे, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने इसको कवर किया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और बाकी एस्पेक्ट्स को। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंक्वेस्ट एंड इंक्वायरी शुरू करेंगे, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।